हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर ट्यूटर नवनीता। आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर 2 को। और हम लोग का लेक्चर आज स्टार्ट होगा सिम्बायोटिक प्लांट्स से। द प्लांट्स विच लिव इन एसोसिएशन विद अदर प्लांट्स एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स देयर बाय म्यूचुअली बेनिफिटिंग फ्रॉम ईच अदर आर कॉल्ड सिम्बायोटिक प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो दोनों एक साथ एसोसिएशन में रहते हैं और उन लोग को शेल्टर, न्यूट्रिएंट्स ये सब मिलते हैं। एक जन शेल्टर देता है किसी को और एक जन उसको फूड देता है इन न्यूट्रिएंट्स। और इस टाइप ऑफ रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और जो भी प्लांट्स इस रिलेशनशिप को फॉलो करते हैं उन्हें बोलते हैं सिम्बायोटिक प्लांट्स। Such a relationship between an organism is termed as symbiosis or symbiotic association. For example, lichens are the organisms in which fungus, green algae live in association with each other. The fungus gets nutrients from the alga and the alga gets water, minerals and shelter from the fungus. सिम्बायोटिक प्लांट्स का एक एग्जाम्पल है लाइकन्स। लाइकन्स फंगस और ग्रीन एल्गी के दोनों के रहने से मिलता है। ये फंगस ग्रीन एल्गी को अपना शेल्टर देता है, मिनरल्स देता है, वाटर देता है। और ग्रीन एल्गी फंगस को देता है न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ग्रीन एल्गी एक ऑटोट्रॉप है और उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहते हैं, तो वो लोग फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बनाते हैं और ये फूड वो फंगस को दे देते हैं। ऐसे ही रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसमें दोनों बेनिफिटेड हैं, किसी का भी नुकसान नहीं हो रहा है इस रिलेशनशिप में। Some fungi live in the roots of the trees. Trees provide nutrients to the fungus and the fungus help it to take up water and nutrients from the soil. फंगी कुछ फंगी ट्रीज़ के रूट्स में भी रहते हैं। ट्रीज़ उनको फंगस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं और फंगस ट्रीज़ को हेल्प करते हैं सॉइल से वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स लेने में। The mode of nutrition is considered friendly because in this mode no harm is done to anyone. They both share each other's needs. इस मोड को फ्रेंडली माना जाता है क्योंकि इसमें कोई किसी को हार्म नहीं कर रहा होता है, दोनों अपने एक दूसरे के नीड्स को फुलफ़िल करते हैं। दिस मोड इज़ एन एसेट ओवर पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये मोड पैरासाइटिक मोड से भी अच्छा है और इसे बहुत ही अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें कोई हार्म नहीं होता। बट पैरासाइटिक मोड में हम लोगों ने देखा था कि एक होस्ट प्लांट को दूसरा प्लांट बहुत ही हार्म कर देता है और कभी कभी उसे मार भी देता है ताकि वो पूरा न्यूट्रिएंट्स उसमें से निकाल सके। अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। Autotrophic nutrition, the type of nutrition in which organisms, especially green plants, prepare their own food by photosynthesis is called autotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition, the type of nutrition in which organisms which can't prepare their own food and depends directly or indirectly on plants for nutrition is called heterotrophic nutrition. हम लोग को डिफरेंस में जब भी कभी एक क्वेश्चन में हम लोग को आएगा कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के डिफरेंस लिखो, तो हम लोग को फर्स्ट पॉइंट हम लोग को हर बार उसका डेफिनेशन देना है। फिर सेकंड पॉइंट पे हम लोग को लिखना है दे फॉर्म द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन एनी फूड चेन, ये ऑटोट्रॉपिक में। और हेटेरोट्रॉपिक में लिखना है सेकंड पॉइंट दे फॉर्म्स द हायर ट्रॉपिक लेवल ऑफ एनी फूड चेन। ट्रॉफिक लेवल आप लोग के अभी उतना समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये आप लोग के सिलेबस में नहीं है, बट एक वर्ड आप याद कर ही सकते हैं। इतने सारे चैप्टर्स हैं, बस एक वर्ड याद करना है एक्स्ट्रा। तो ट्रॉपिक लेवल ऐसा लेवल होता है जहाँ से फूड चेन, कोई भी फूड चेन स्टार्ट होता है। ट्रॉपिक लेवल्स होता है एक एक स्टेप्स। तो फर्स्ट हम लोग के फूड चेन में सबसे फर्स्ट जो ट्रॉपिक लेवल होता है वो ऑटोट्रॉप्स रहते हैं, मतलब ग्रीन प्लांट्स। यहाँ पर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन उसके बाद हायर फॉर्म्स ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं। मतलब ग्रीन प्लांट्स के बाद आपको देखने को मिलेगा कि ग्रास हॉपर, फिर उसके बाद कोई ईगल आ सकता है, फिर उसके बाद कोई टाइगर आ सकता है। तो ये सेकेंड नंबर से मैंने जो बोला है ग्रास हॉपर, ईगल, टाइगर, ये सब होता है हायर ट्रॉपिक लेवल ऑफ एनी फूड चेन।
तो हम लोग का सेकंड पॉइंट ओवर हो चुका है। थर्ड पॉइंट पे हम लोग को लिखना है कि ऑटोट्रॉपिक में क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, बट हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्लोरोफिल एब्सेंट रहता है इन सम केसेस। एक्सेप्शन मैंने दिया है यहाँ पर पिक्चर प्लांट्स, ये आप लिखेंगे तो अच्छा होगा। फिर फोर्थ पॉइंट पे आप लोग को एग्जाम्पल्स लिखने हैं। अगर ये 3 मार्क्स का आएगा तो 3 पॉइंट लिख के एक एक्स्ट्रा पॉइंट एग्जाम्पल्स का दे देना। अगर ये 4 मार्क्स का है तो 4 पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। और कभी कभार टीचर्स एग्जाम्पल्स को पॉइंट हिसाब से नहीं मानते हैं, तो आप थोड़ा सा ख्याल रखें। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स है ऑटोट्रॉपिक के ग्रीन प्लांट्स और हेटेरोट्रॉपिक के ह्यूमंस, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पैरासाइटिक प्लांट्स, सिम्बायोटिक प्लांट एक्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का रिप्लेनिशिंग न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल आर्टिफिशियली। In today's world, there is a craze of population, so we need a higher yield of food grains to fulfill the food requirements of the population. To achieve this, our farmers are using fertilizers to get a yield. तो आज के वर्ल्ड में पॉपुलेशन का क्रेज़ बहुत ही ज़्यादा है, मतलब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हम लोग को फूड की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और यही फूड रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए हम लोग को एक हायर यील्ड ऑफ फूड ग्रेन्स चाहिए, मतलब फूड ग्रेन्स बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उगाए जाने चाहिए। तो इसको फुलफ़िल करने के लिए फार्मर्स यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र्स और कभी कभार मैन्योर्स भी यूज़ करते हैं। तो इन दोनों के यूज़ से हम लोग को हायर यील्ड मिलता है कोई भी फूड क्रॉप या फूड ग्रेन का। इसी से हम लोग के जो अभी के रिक्वायरमेंट है फूड का वो फुलफ़िल हो जाता है। Plants absorb nutrients from soil to grow properly. These nutrients are nitrogen, phosphorus and potassium. इसको निमोनिक से याद कर सकते हैं NPK। N मतलब नाइट्रोजन, P मतलब फॉस्फोरस एंड K मतलब है पोटेशियम। तो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स सॉइल से ताकि वो अच्छे तरीके से ग्रो कर सके। और ये न्यूट्रिएंट्स बेसिकली होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, NPK. So after cultivation, the soil gets deficient in these nutrients. So to replenish this, farmers uses fertilizers. This is the artificial method to replenish the soil. तो कल्टीवेशन के बाद क्या होता है, सॉइल्स में से ये 3 या बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बस बेसिकली ये 3 ज़्यादा पाए जाते हैं जो सॉइल प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंट हो जाते हैं आफ्टर कल्टीवेशन। तो इसको रिप्लेनिश करने के लिए फार्मर्स फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं और इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल मेथड टू रिप्लेनिश द सॉइल। अब नेक्स्ट पॉइंट है, दिस मेथड इज़ नॉट इको फ्रेंडली बिकॉज द fertilizers get into the food crops, drains into the water bodies, thus polluting these stuffs, and various water inhabitants dies because of this. Also, these fertilizers get accumulated in the bodies of organisms who are consuming it. इस मेथड को इको फ्रेंडली नहीं माना जाता क्योंकि फर्टिलाइज़र्स क्या होता है, जब आप फर्टिलाइज़र्स देते हैं कोई फूड क्रॉप को, वो फूड क्रॉप्स में थोड़े थोड़े रह जाते हैं और फिर फर्दर आप अगर उसको इरिगेशन करते हैं, उस पर इरिगेशन करते हैं और वो अगर वाटर कोई भी वाटर बॉडीज़ में अगर ड्रेन हो जाता है तब वो पूरे वाटर बॉडी को पल्यूट कर देता है क्योंकि ये फर्टिलाइज़र्स बहुत ही हार्मफुल होते हैं थोड़े से। फिर अगर ये पूरा वाटर बॉडी पल्यूट हो जाएगा तो वहाँ पर जो वाटर इनहेबिटेंट्स है, जो भी पानी का जो एनिमल्स रहते हैं या इंसेक्ट्स रहते हैं, वो सारे मर जाएंगे क्योंकि ये पूरा वाटर पल्यूटेड हो चुका है। और जो भी इसे कंज्यूम करता है, वो जो फ्रूट क्रॉप है, जो भी कंज्यूम करता है उसके बॉडीज़ में ये एक्यूमुलेट हो जाता है और ये कभी डाइजेस्ट नहीं होता है और इसी कारण ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है और इसको इसलिए इको फ्रेंडली नहीं माना जाता। नोट का पॉइंट है, ये याद रखिए, lichens disappear from the area having excess of carbon monoxide CO and sulfur dioxide SO2 in air. They thus act as an indicator of air pollution.
लाइकेंस वो एरिया से गायब हो जाते हैं जहाँ पर एक्सेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पाए जाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड पाए जाते हैं एयर में। तो ये डिसअपियरेंस ऑफ लाइकेंस ये एक्ट करता है एज एन इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक है रिप्लेनिशिंग न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल नेचुरली। तो आर्टिफिशियली क्या था, फर्टिलाइजर्स। अब नेचुरली क्या आएगा, ग्रीन मैन्योर, क्योंकि ये बहुत ही ऑर्गेनिक रहते हैं। Natural way to replenish the soil with nitrogen is through the symbiotic association of rhizobium and leguminous plants. The roots of leguminous plants such as pea contain rhizobium bacteria. तो एक नेचुरल वे रेप्लेनिश करने का सॉइल को कि नाइट्रोजन फिर से वहाँ से रेप्लेनिश हो सके, तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन जिसमें राइजोबियम और लेग्यूमिनस प्लांट एक एसोसिएशन में रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, लेग्यूमिनस प्लांट मतलब जिसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं, जैसे तुम एग्जाम्पल दे सकते हो पी प्लांट का एक एग्जाम्पल रह सकता है। ये एक लेग्यूमिनस प्लांट होता है और इसी लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में राइजोबियम पाया जाता है। ये राइजोबियम क्या करता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जो प्लांट्स इजीली एब्जॉर्ब कर सके। तो राइजोबियम इसके रूट्स में ग्रो करते हैं और इसी तरह हम लोग को नाइट्रोजन हम लोग रिप्लेनिश कर सकते हैं नेचुरली। राइजोबियम कन्वर्ट्स atmospheric nitrogen into soluble form for the plants, and the pea plant provides shelter and food to the rhizobium for its growth. तो पी प्लांट उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है और राइजोबियम उसके बदले में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्यूबल फॉर्म में कर देता है ताकि प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सके। दिस इज़ द रीज़न दैट फार्मर ग्रो लेग्यूमिनस प्लांट्स ऑल्टरनेटली विथ अदर क्रॉप्स। इसीलिए फार्मर्स लेग्यूमिनस प्लांट्स को और अदर क्रॉप्स को ऑल्टरनेटली ग्रो करते हैं ताकि कभी भी नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी ना हो सॉइल में, क्योंकि यहाँ से तो नेचुरली वो सॉइल रिप्लेनिश हो रहा है नाइट्रोजन से। दिस इज़ एन इको फ्रेंडली प्रोसेस फॉर द इन्वायरमेंट टू रिप्लेनिश न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल नेचुरली, और इसे इको फ्रेंडली माना जाता है क्योंकि यहाँ पे भी कोई हार्म नहीं हो रहा है। Also, the organic manure is used to replenish the nutrients to the soil naturally. This doesn't harm the soil. तो ग्रीन मैन्योर बहुत ही ऑर्गेनिक होते हैं, इसीलिए ये भी यूज़ होता है रिप्लेनिश करने को सॉइल को, ताकि वो सारे न्यूट्रिएंट से डेफिशिएंसी ना हो। अब आपको मैंने यहाँ पर आपके जो बुक का एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशंस मैंने प्रोवाइड कर दिया। आप यहाँ से सॉल्यूशंस देख सकते हैं, जैसे कि MCQ है, स्टेटमेंट को करेक्टली रीराइट करना है, इसका सॉल्यूशन है। फिर 2 एग्जांपल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसका है। फिर एक्सरसाइज सॉल्यूशंस तो आपको मिल ही जाएंगे यहाँ से आप देख सकते हैं। मैं एक बार इस स्लाइड को ले जाती हूँ ताकि आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकें। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ से ताकि आपको ये पढ़ने में आसानी हो। अब नेक्स्ट स्लाइड। अगर आपको यहाँ पर 8 नंबर के आंसर ए को नहीं दिख रहा है तो वो आप PPT के थोड़ा सा रिवाइंड करके देख सकते हैं। ये सेम पॉइंट मैंने दिया हुआ है, वो जो डिफरेंस नहीं था ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक का, वही वाला यहाँ पर आंसर है। अब नेक्स्ट स्लाइड, ये है लास्ट। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। तो इसी के साथ एंड करते हैं इस सेशन को। तो हम लोग का चैप्टर 1 फाइनली ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर मतलब चैप्टर नंबर 2 साइंस का क्लास 7, इसका वीडियो जल्द ही आएगा। तो आप हम लोग के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगा तो और कमेंट करें, और कोई भी क्वेरीज़ हो आपकी तो कमेंट प्लीज़ करें।
थैंक यू।